Hello learners and welcome back to Bhagyodaya Academy's revision through question series. Now we are going to start a new topic, that is production technology, in which we will be revising welding, casting, metal forming and metal cutting. So let's start our revision. The first question is, preheating of workpiece is essential in welding. A. High speed steel, B. Stainless steel, C. Cast iron और D. एल्यूमिनियम. तो अब हमें क्या करना है, वेल्डिंग के पहले हम किसको देख रहे हैं, प्री हीटिंग को देख रहे हैं. तो प्री हीटिंग हम किस में करेंगे, ऑप्शन सी कास्ट आयरन में करेंगे. क्यों करते हैं कास्ट आयरन में, क्यों नेसेसरी है आपकी प्री हीटिंग? क्योंकि अगर कास्ट आयरन में आपका फास्ट रेट ऑफ कूलिंग है तो जो फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन होता है वो आपके कार्बाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हार्ड और ब्रिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो श्रिंकेज के टाइम पे उसमें इंटरनल कैविटीज प्रोड्यूस हो सकती हैं. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे पहले प्रीहीट करते हैं. प्रीहीट के कारण उसकी रेट ऑफ कूलिंग जो है वो स्लो हो जाती है. तो ठीक है. नेक्स्ट, ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन ए नन ऑफ द ऑप्शन, बी एसिटाइलिन सिलेंडर, सी हाइड्रोजन सिलेंडर, डी ऑक्सीजन सिलेंडर. तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ब्लैक कलर किस पे पेंट करते हैं. तो ये जो कलर करते हैं हम लोग किस पे करते हैं, गैस वेल्डिंग में करते हैं, ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग में. दो आपके सिलेंडर होते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और एक आपका एसिटिलीन सिलेंडर होता है. तो ब्लैक कलर हम लोग करते हैं आपका ऑक्सीजन सिलेंडर को. सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर. अगर हम एसिटिलीन सिलेंडर की बात करें तो एसिटिलीन सिलेंडर हम किससे करेंगे, आपका मरून कलर से करेंगे. तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए. साथ में अगर हम इन पे प्रेशर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग 15 मेगापास्कल पे रखते हैं और इस पे हम लोग 1.5 मेगापास्कल पे रखते हैं. साथ में आपका एसिटिलीन जो है वो हम लोग ऑन साइड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्लियर है. चलते हैं नेक्स्ट. द मटीरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज ए फ्लक्स, बी स्लैग, सी डीऑक्सीडाइजर और डी बाइंडर. तो हम लोग किससे कोट करते हैं अपने इलेक्ट्रोड को, ऑप्शन ए फ्लक्स से करते हैं. क्यों करते हैं फ्लक्स से हम, ताकि जैसे ही फ्लक्स हमारा होगा वो रिएक्ट करेगा ऑक्साइड्स के साथ और एक स्लैग बना लेगा, जिससे क्या होता है कि हमारा ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट होती है सरफेसेस और इसीलिए हमारा जो वेल्ड प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का वेल्ड प्रोड्यूस होता है. अदरवाइज ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमारा मटीरियल खराब हो जाएगा. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट पे. द गैस इज यूज्ड इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस. ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हीलियम और आर्गन और डी क्रिप्टॉन. तो हमें पता है कि इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए हम लोग कौन सी गैसेस का यूज़ करते हैं, इनर्ट गैसेस का यूज़ करते हैं, ताकि वो लोग रिएक्शन नहीं होने दें हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ और एक साउंड वेल्ड प्रोड्यूस हो. तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी हीलियम और आर्गन. इसके अलावा आप और कौन सा यूज़ कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो और कहीं कहीं पे हम लोग नाइट्रोजन का भी यूज़ कर लेते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. Two 1 mm thick steel sheets are to be spot welded at a current of 5000 ampere. Assuming effective resistance to be 200 micro ohms and current flow time of 0.2 second, heat generated during the process is A 0.2 joule, B 1 joule, C 5 joule और D 1000 joule. तो हमें पता है कि हीट जनरेटेड आपका किससे लिख सकते हैं हम लोग, I स्क्वायर आर टी. तो ये हो गया आपका I स्क्वायर आर टी. अब यहाँ पे I क्या है, आपका करंट है, तो 5000 स्क्वायर है तो इंटू 5000. आपकी रेजिस्टेंस किस में है, 200 माइक्रो ओम्स में दी है. तो माइक्रो ओम को हम पहले ओम में कन्वर्ट करेंगे तो इसीलिए 200 इंटू 10⁻⁻6 और आपका टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड. अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो आपके कैंसिल हो गए और ये आपका कितना आ गया, कैलकुलेट करेंगे तो 1000 जूल. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक्स यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स. ए SAW, बी MIG, सी GTAW और डी थर्मेट वेल्डिंग. तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या देखना है, ऐसी वेल्डिंग टेक्निक बतानी है जिसमें कंज्यूम नहीं हो रहा होगा हमारा इलेक्ट्रोड. दूसरी बात, आपको इन सब चीज़ों के ए बी और सी ऑप्शन के फुल फॉर्म याद आ जाने चाहिए. अब देखते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, जो कि आपके वेल्डिंग टेक्निक जो भी आपकी यूज़ हो रही है उसमें वो कंज्यूम नहीं हो रहे वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान. ठीक है, वो होता है आपका क्या, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, मतलब कि वो मेल्ट नहीं हो रहा. ठीक है. तो ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है आपका, टंगस्टन होता है. तो इसीलिए आपकी प्रोसेस कौन सी होगी, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग. सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर. अब GTAW को और हम क्या बोल सकते हैं, TIG भी बोल सकते हैं, जैसे कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग. क्लियर है.
उसके अलावा आपकी और कौन सी प्रोसेस होती हैं, आपकी हो जाती है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, उसके बाद हो जाती है आपकी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, और हो जाती है आपकी कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो ये आपकी कुछ वेल्डिंग टेक्निक्स हैं जो कि आपको याद आ जानी चाहिए नॉन कंज्यूमेबल सुनते ही, ठीक है। नेक्स्ट, in a linear arc welding process, the heat input per unit length is inversely proportional to option A welding current, B welding voltage, C welding speed और D none of the above। तो अब हमें बताना है कि आपकी लीनियर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हो रही है तो हीट इनपुट जो हो रहा है वो किसके उसका रिलेशन बताना है, लेकिन कैसा रिलेशन होना चाहिए, इनवर्स होना चाहिए। तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है, क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा हम स्पीड बढ़ाएंगे तो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट जो होगा वो कम जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलेगा ट्रांसफ़र होने के लिए। तो इसीलिए आपका जो फिलर मटेरियल डिपॉजिट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए किस में इन्वर्स रिलेशन है इसके साथ, ऑप्शन सी वेल्डिंग स्पीड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय ए गैस वेल्डिंग, बी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सी आर्क वेल्डिंग एंड डी टीआईजी वेल्डिंग। तो कास्ट आयरन हम लोग किसके वेल्ड करते हैं, जनरली आप लोग गैस वेल्डिंग से करते हैं। सो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in arc welding operation the current value is decided by a thickness of the plate, b length of welded portion, c voltage across the arc और d size of the electrode। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसका पूछा है, करंट वैल्यू का पूछा है, ठीक है। अब अगर हमें पहले तो इलेक्ट्रोड ही सिलेक्ट करना होता है, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रोड को हम साइज किससे सिलेक्ट करते हैं, आपकी कितनी थिकनेस ऑफ प्लेट को वेल्ड करना है। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रोड का साइज सेलेक्ट हो जाता है उसी की मदद से हम लोग वेल्डिंग पैरामीटर्स जो उसके हैं आपके क्या, वोल्टेज एंड करंट, इनको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये किससे सिलेक्ट हो रहे हैं आपके, ये हो रहा है साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कितना डिस्टेंस रखेंगे अपनी प्लेट और अपने इलेक्ट्रोड के बीच में, तो वो हो जाता है आपके लेंथ डायामीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड वायर के बराबर। क्लियर है, चलते हैं अगले पे। Following equipment is used for arc welding a material by carbon electrode: A AC welding set, B rectifier, C motor generator और D DC welding set with straight polarity। तो अब कार्बन इलेक्ट्रोड अभी हमने डिस्कस किया था, कैसा है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। नॉन कंज्यूमेबल है तो आपको मिनिमम हीट चाहिए इलेक्ट्रोड पे, मैक्सिमम हीट चाहिए आपको वर्क पीस पे। तो इसीलिए हम लोग कौन सी इसमें यूज़ करेंगे, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में, DCEN। और इसी DCEN, ये हो गया आपका DCN, इसी DCN को हम लोग क्या बोल लेते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी भी बोल लेते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज जनरली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन: ए रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बी हाई मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ स्टेनलेस स्टील, सी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म और डी फियर ऑफ क्रैकिंग। तो हमें ये बताना है कि स्टेनलेस स्टील क्यों है डिफ़िकल्ट वेल्ड करने के लिए। तो स्टेनलेस स्टील के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील या डुप्लेक्स टाइप की, ठीक है। सबसे आसानी से कौन सी वेल्ड हो जाती है आपकी, ऑस्टेनेटिक। लेकिन इनमें वेल्ड करने में क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि इनमें क्रैक फॉर्मेशन, जो इनका सबसे कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है वो है आपका क्रैकिंग, ठीक है। तो क्रैकिंग जो होती है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है, क्योंकि अब अगर ऑस्टेनेट की बात करें तो उसमें फेराइट की कमी होती है, तो ये डिसॉल्व कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को, जिसके कारण क्रैक आ जाता है। अगर हम फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपके जो ग्रेन बनती है हीट अफेक्टेड जोन में वो काफ़ी कोर्स होती है, जिसके कारण उसकी टफनेस कम हो जाती है, ठीक है, और इसीलिए वो क्रैक हो जाता है। तो इसीलिए क्या है इसका रीज़न, ऑप्शन डी फियर ऑफ क्रैकिंग। नेक्स्ट, open circuit voltage for arc welding is of the order of A 18 to 40 volts, B 40 to 95 volts, C 100 to 125 volts, D 130 to 170 volts। तो अगर हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वोल्टेज रिक्वायर्ड टू जनरेट द आर्क अंडर नो लोड। मतलब जब जीरो लोड है हमारे इक्विपमेंट पे तब हमें आर्क को जनरेट करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए वो होती है, और ये सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। जनरली कितनी होती है, 80 वोल्ट्स के अराउंड हम लोग इसे रखते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है।
अगर मान लेते हैं कि अगर हमारी आर्क हमें स्टार्ट करनी है तो कितनी चाहिए होती है, लगभग 40 to 50 वोल्ट चाहिए होती है, और जब आर्क हमारी स्ट्रक हो जाती है उसके बाद कंटिन्यूस सब वेल्डिंग के लिए हमें 20 to 30 वोल्ट के आसपास ही ज़रूरत होती है आर्क वेल्डिंग में। क्लियर है। नेक्स्ट, इन डीसी वेल्डिंग द स्ट्रेट पोलैरिटी रिजल्ट्स इन ऑप्शन ए लोअर पेनिट्रेशन, बी लोअर डिपोजिशन रेट, सी लेस हीटिंग ऑफ वर्क पीस एंड डी स्मॉलर वेल्ड पूल। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी हुआ है स्ट्रेट पोलैरिटी या फिर इलेक्ट्रोड नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब 70% जो आपकी हीट होगी वो कहाँ पे होगी, एनोड पे होगी या फिर वर्क पीस पे, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी कहाँ पे, आपके वर्क पीस में डीप तक आपका वेल्ड हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसे हाई कंडक्टिविटी या फिर थिक मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसके लेस हीट होती है आपके इलेक्ट्रोड पे, इसीलिए इसमें क्या होगा, मेल्टिंग कम होगी और इसीलिए इसका लोअर डिपोजिशन रेट होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इज इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज ए 1:1, बी 1.2:1, सी 1.5:1 और डी 2:1। तो इसका रेशियो होता है आपका जनरली 1.5 के आसपास हम लोग रखते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। अगर हम लोग कार्ब्यूराइजिंग की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कार्ब्यूराइजिंग की, तो कार्ब्यूराइजिंग के लिए कितना हो जाएगा, 0.85 से लेकर 0.95 तक। और अगर न्यूट्रल की बात करेंगे तो न्यूट्रल में कितना हो जाएगा आपका 1:1। क्लियर है। नेक्स्ट, in gas welding, the following type of flame is used for welding brass, bronze and gold. A. Neutral flame, B. Reducing flame, C. Oxidizing flame and D. Both neutral and reducing flame. तो ब्रास और ब्रॉन्ज जो कि कॉपर के एलॉय हैं, इनको हम लोग किससे वेल्ड करते हैं, जनरली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the following type of welding is used for joining rails and heavy pipes etc. A. Laser beam welding, B. Resistance welding, C. Ultrasonic welding, D. Thermite welding. तो हमें पता है ये अगर रेल्स आपको ज्वाइन करनी है तो हम किससे करते हैं, ऑप्शन डी थर्मेट वेल्डिंग से। थर्मेट वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक क्रूसिबल लेते हैं जिसमें हमारा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम होता है। अब इससे एक और सवाल बनता है कि आपका आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का रेशियो क्या होता है, तो वो 3:1 में होता है। ठीक है, साथ ही ये क्या करते हैं हम लोग, कहीं पे भी जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग करनी होती है वहीं पे इक्विपमेंट को लेके जाते हैं और वहीं पे आपका वेल्ड होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें। नेक्स्ट, पिंच इफेक्ट इन वेल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ ए एक्सपेंशन ऑफ गैसेज इन द आर्क, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, सी इलेक्ट्रिक फोर्स, डी सरफेस टेंशन ऑफ द मॉल्टन मेटल। तो पिंच इफेक्ट क्या है आपका, अगर ये आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पिंच इफेक्ट आपका बेसिकली ये समझ लीजिए कि मोल्टन ड्रॉपलेट को डिटैच करने के काम में आता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है आपके, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, दैट इज ऑप्शन बी। इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, और लॉरेंट्ज फोर्सेस। ये दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी अगर एक आपको ऑप्शन मिलेगा वही टिक करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, in MIG welding, a high current, the metal is transferred into the form of which of the following? A. A fine spray of metal, B. Molten drops, C. Weld pool और D. Molecules। अब हम क्या कर रहे हैं, मिग वेल्डिंग कर रहे हैं और हमारे हाई करंट है। जितना ज़्यादा आपका करंट हाई होता है उतनी ही ज़्यादा आपकी लोरेंट्ज फोर्स हो जाती है और मेल्टिंग रेट हो जाती है, और इसीलिए हमारा क्या बन जाता है, एक फाइन स्प्रे ऑफ मेटल बन जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next, the phenomena of weld decay occurs in A. cast iron, B. brass, C. bronze और D. stainless steel। तो वेल्ड डीके आपका किस में होता है, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील इज द करेक्ट आंसर। वेल्ड डीके होता क्या है, कुछ नहीं होता, आपकी करोजन रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है, उसी को हम लोग वेल्ड डीके कहते हैं। क्यों हो जाती है, वेल्डिंग के कारण आपका यहाँ पे क्रोमियम कार्बाइड बन जाता है, तो आपका जो क्रोमियम होता है उसकी कमी हो जाती है और आपकी एक लेयर नहीं बना पाता, ऑक्साइड लेयर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोसेस को वेल्ड डीके कहते हैं, फिनोमिना को। क्लियर है।